हेलो एवरीवन, सीयूईटी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बहुत सारे बन सकते हैं, तो उसको कवर करेंगे, विच इज़ प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब कोई भी चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले उसका नाम ही देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम प्लानिंग की बात करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, प्रोग्रेस जो होती है, वो इस तरीके से हो कि उससे हमारी जो ज़रूरतें हैं प्रेजेंट की वो भी पूरी हो जाए और जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज जो हैं हम खुद ख़त्म करने लगे। इससे पहले हमने वाटर रिसोर्सेज में पढ़ा था कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर का लेवल जो है कम होता चला जा रहा है। उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें मैनेज करना है कि हमारे लिए भी कमी ना हो, जो फ्यूचर जनरेशन्स है उसके लिए भी कमी ना हो। और उससे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन की, प्लानिंग जो है होता क्या है, और उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझें तो किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर तरीका, पहले आप उसमें अपनी एक थिंकिंग डालो, फिर उसका एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाओ, एक आइटिनरी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक कि मुझे यहाँ पर जाना है, देन यू विल थिंक कि आप वहाँ पर ट्रैवल कैसे करोगे, बाय कार, बाय रोड जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, किस तरीके से, एंड देन वहाँ जाके आप किस तरीके से स्टे करोगे, कितने दिन रहोगे। तो ये सब क्या होता है कि पूरा आपने थिंक करा, उस प्रोसेस को एक स्कीम बनाई, एक प्रोग्राम बनाया, एंड देन आप उस जर्नी पर निकल गए। तो ये आता है आपका प्लानिंग, कि आपने किस तरीके से उस चीज़ को, उसमें एक थॉट दिया और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। तो इस चैप्टर में हम इसको, जिस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म में है, रेफरेंस में है। जो प्लानिंग हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो किस सेंस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंस में। तो अब ये जो हमारा यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अबाउट ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया, कि इंडिया, जो हमारे इंडिया में जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है या आगे चलकर होगा। तो सबसे पहले एक अपडेट यहाँ पर, कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, इट इज़ अबाउट प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे हमसे प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में, बट जो रीसेंट अपडेट है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। हालांकि प्लानिंग कमीशन के किए गए काम, प्लानिंग कमीशन की दी हुई थीम्स, उन्होंने किस तरीके से जो है सारे मॉडल्स प्रपोज किए थे, वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आगे चल के यूपीएससी एग्जाम देंगे, तो उसमें अब तक भी प्लानिंग कमीशन रेलेवेंट है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम पूछें तो प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसकी जगह अगर आपने एक टर्म सुना हो इंडिया का थिंक टैंक, इट इज़ नीति आयोग। नीति आयोग जो है अब एग्जिस्ट करता है, नॉट द प्लानिंग कमीशन। बट कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है। एक होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है हमारी, जिन्हें पार्लियामेंट अपने किसी एक्ट के थ्रू जो है क्रिएट करती है, कि एक बिल आया, वो एक्ट बना और फिर जो है वो बॉडी जो है क्रिएट की गई। तो वैसी ही है हमारी प्लानिंग कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके हेड उस वक्त जब एग्जिस्ट करती थी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और एक डेप्यूटी चेयरमैन और कुछ मेंबर्स होते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था प्लानिंग कमीशन, उसके हेड थे प्राइम मिनिस्टर, उसको हेड करते थे। बना कैसे, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू जो है ये बनी थी। काम क्या था इसका, प्लानिंग करना, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का, कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना थ्रू दी 5 ईयर प्लान्स। यहाँ पर बहुत सारे जो है हमारे 5 ईयर प्लान्स से, टोटल जो है हमारे 12 5 ईयर प्लान्स थे। उसके बाद जो है हमारा कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, पर जब तक आते थे इनका पर्पस था टू पुश द कंट्री टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस सेंस में कि हर तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, आपके जो है ईयर्स यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में आया था, और ऑफकोर्स +5 आप करते जाइए कि 1951 में आया है, तो +5 करिए कि 1955-56 तक जो है उसका टर्म जो है चला था, क्योंकि 5 ईयर के लिए था।
सेकंड एंड थर्ड जो थे, जो फर्स्ट 5 ईयर हमारा प्लान था वो एक्चुअली एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता था कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाए। उसके बाद जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, कि किस तरीके से जो हमारी हैवी इंडस्ट्री है इनको डेवलप किया जाए, उन पे बहुत फोकस करता था। तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से आया और हमारा लगभग 1960 तक चला। थर्ड सिमिलरली हमारा 1961 से आया 1965 तक चला। अब इसके बाद क्या हुआ, एक ब्रेक लगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक टाइम था, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वॉर में हम लोग इन्वॉल्व थे और कुछ ना ड्रॉट्स आए थे। अब ड्रॉट आए हैं उस वक्त, तो ऑफ कोर्स यू कांट जस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग कि हम अपना जो, क्योंकि हम एक सीधी लाइन में चल रहे हैं बट बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी है ना, तो हमें कभी कभी अपना पाथ चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे ड्रॉट आए एंड वी वर इन्वॉल्व विद वॉर इन पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि उस टाइम के लिए एनुअल प्लान्स आए। उस टाइम कुछ टाइम के लिए जो है हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उनको नहीं लाया गया। उस टाइम आए थे हमारे एनुअल प्लान्स, जिन्हें रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ तक थर्ड आ गए थे। उसके बाद आए 2 एनुअल प्लान्स। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि आया था 1969 में और 1973-74 तक वो चला था। उसके बाद हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया जो 1974-75 में आया था। बट फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसे 1 साल पहले ही 1977 से 78 तक वो चला, यानी कि वो 5 वाला पैसे याद कर लो कि 5 वाला जो है 5 नहीं 4 ही साल चला, 1 साल कम हो गया था। उसके बाद हमारा 6th 5 ईयर प्लान आया जो 1980 में स्टार्ट हुआ। देन हमारा 7th 5 ईयर प्लान आया जिसने 1985 से 1990 के बीच का जो है टाइम पीरियड कवर किया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 1990 तक हमारे 8 आ गए। अब आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1991 में आए थे रिफॉर्म्स, हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही हैं पूरी कंट्री के जो थे। ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी यहाँ से। ग्लोबलाइजेशन के लिए हम लोग ओपन थे, तभी तो इतनी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाते हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन हो गए थे, लिबरल पॉलिसीज हो गई थी, वरना कुछ टाइम ऐसा था कि स्टेट ही एक्वायर करता था सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए थे, LPG रिफॉर्म्स हो गए थे। अब जो हमारा इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आया था वो डिले हो गया, इसकी वजह से वो आया अब हमारा 1992 में, क्योंकि 1990 में हमारा ख़त्म हो गया 7th जो था। उसके बाद लिबरल ये हमारे रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, फिर 1992 से वो प्लान आया जो कि 1997 तक चला। जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान था उसने भी 1997 से 2002 तक का टाइम पीरियड जो है वो कवर किया। उसके बाद हमारा 10th प्लान आया था जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ था। अब इस बुक में लिखा गया इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, बट उसके बाद भी हमारे जो है 11th जो प्लान था वो आया था, जिसकी आपको यहाँ पे थीम दी हुई है विच इज़ टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अब तक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टोटल 12 ईयर प्लान आए थे हमारे, 12 5 ईयर प्लान्स। तो 12 के बाद हमारा कोई प्लान नहीं आया था, 11th आया जिसकी आपको थीम दी हुई है। तो ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, ईयर पूछा जाए ना पूछा जाए, बट थीम जो है ज़रूर पूछी जा सकती है, स्पेसिफिकली उसकी जिसकी दी हुई है, बिकॉज इट इंक्लूडेड द फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सभी जो कम्युनिटीज़ हैं, सभी जो सेक्शन है सोसाइटी के, सबको इंक्लूड करके एक साथ मिलके जो है ग्रोथ हो। ग्रोथ ऐसा ना हो कि एक रीजन में हो गई और दूसरा रीजन अभी भी जो है बेसिक इंफ्रा के लिए भी जो है तरस रहा है। तो इस तरीके की इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो आई होप ये प्लानिंग कमीशन की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। प्लानिंग हमारी जो है 2 टाइप की होती है। पहला होता है हमारी सेक्टोरल प्लानिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी रीजनल प्लानिंग। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। सेक्टोरल प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग की डेफिनेशन तो हमने स्टार्टिंग में कर ली कि फॉर्मुलेट करना फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। कोई भी आइडियाज़ जो है हमारे, जो भी हमने थिंक किया है उसको फॉर्मुलेट करेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से सेट ऑफ स्कीम या प्रोग्राम एम्ड एट डेवलपमेंट, जैसे इस वर्ड से पता चला सेक्टोरल, यानी कि जो सेक्टर्स होते हैं हमारे, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर हमारा अलग हो गया, इरिगेशन अलग हो गया, देन हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, हमारी पावर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, तो सबके लिए अलग अलग। क्योंकि अब देखो जो एग्रीकल्चर
जो हमारी एग्रीकल्चर की नीड है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन की नीड से थोड़ा सा डिफरेंट करेगी। भाई यहाँ आपको वाटर, कौन सी क्रॉप किस तरीके किस सीजन में ग्रो करनी है, ठीक है, उसकी तरफ किस तरीके की सॉइल जो है अगर फर्टाइल नहीं है तो किस तरीके से उसको फर्टाइल किया जा सके, ये सब। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, हालांकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी अपनी अलग डिमांड है। अभी तो रिसेंट में है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को जो है कुछ टाइम के लिए, जब पोल्यूशन AQI बढ़ने लगता है तो उस टाइम के लिए बैन भी कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी इको फ्रेंडली चीज़ें, तो सेक्टोरल प्लानिंग जो पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उनको टारगेट करती है। दूसरी आती है हमारी रीजनल प्लानिंग। उसमें भी हमें वर्ड से पता चल रहा है कि डिफरेंट रीजन्स को, अब क्या होता है, जैसा इसकी बात ऑलरेडी वैसे हमने कर ली है प्लानिंग पार्ट में, कि एक रीजन जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले अपनी मेट्रो सिटी मुंबई की, ठीक है, अगर हम मुंबई की बात करें तो डेवलपमेंट, ठीक है, मुंबई का एक एरिया वेयर यू हैव स्काई स्क्रेपर्स एंड देन मुंबई इज ऑल्सो होम टू द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया विच इज धारावी, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, एक ही स्टेट में इतनी सारी चीज़ हो गई। सिमिलरली अगर हम सिर्फ मुंबई को लेके चले कि चलो मुंबई इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, देन यू विल हैव अ विलेज इन राजस्थान जहाँ जो है बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट में अभी भी लोग जो है उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ के विलेजेस हैं, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, उनके पास अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बहुत सारी ना रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। तो ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी, हम AI तक आ गए हैं बट हमारी सारी चीज़ें एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाए और वो लोग जो है उनको बेसिक इंफ्रा भी ना मिले। तो इस तरीके का जो स्पेशल पर्सपेक्टिव है वो ना रह जाए, और प्लान्स इस तरीके से बने कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं डेवलपमेंट में, इनको कम किया जा सके, और इस प्लानिंग को हम रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक सेक्टर को टारगेट करती है, दूसरी रीजन्स को टारगेट करती है। नाउ मूविंग ऑन, टारगेट एरिया प्लानिंग। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब इसमें क्या देखना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक रीजन का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके रिसोर्स पे, ठीक है, कि इस एक पर्टिकुलर अगर हम मान लें कि कोई रीजन है, अब उसमें कितने रिसोर्सेज हैं कि यहाँ पे डेवलप जो है किया जा सके। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसोर्स रिच रीजन होते हैं, अब देखो जैसे हमारी माइंस जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं, उड़ीसा में हैं, ठीक है, झारखंड में है, बहुत सारी हमारी जो माइंस हैं ना, जहाँ से हमें ये सब मिलता है, जो मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं इतने महंगे महंगे, लेकिन वहाँ अभी भी क्या है, वो लोग तो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स रिच रीजन में भी आपको पूरी जो है बैकवर्ड जो तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे जो है एक्चुअली कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स की चीज़ें उन लोगों के पास नहीं है, ऑल्दो वो जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच है। उसके बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको देखो, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ उस रीजन को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी भी तो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरीके का कोई रीजनल या फिर जो सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको रोकने के लिए प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया, जो टारगेट ग्रुप अप्रोचेस था, टारगेट एरिया प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया कि आप स्पेसिफिक टारगेट एरिया देख लीजिए कि यहाँ जो है ये डिमांड है और यहाँ पे जाके हमें बस इन चीज़ों को जो है फुलफिल करना है। देखो बेसिक नीड में भी ना बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर कभी कभी होता है कि किसी जगह का हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, बट वहाँ जो है एजुकेशन लैक करता हो, तो वहाँ आप टारगेट कर सकते हो एजुकेशन को। अब किसी जगह हो सकता है कि एजुकेशन इज़ गोइंग गुड, पर वहाँ ना बेसिक इंफ्रा, कोई रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ आप क्या टारगेट कर सकते हो, वहाँ आप रोड कनेक्टिविटी टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं टारगेट एरिया प्लानिंग। इसी तरीके के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे दिया कि कौन से एग्जाम्पल हैं कुछ प्रोग्राम्स के टारगेट एरिया के विच हेल्प्ड इन दी डेवलपमेंट ऑफ, विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया। तो वो है हमारे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये सब जो है टारगेट एरिया वाले हैं, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान की हमने बात की थी, तो जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था उसमें जो है स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स जो है डिज़ाइन किए गए थे कि जो हिली एरियाज़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं अभी भी बहुत सारे, कि एक ही स्टेट में
बैकवर्ड एरियाज बहुत जगह एग्जिस्ट करते हैं कि एक ही स्टेट में एक जो पार्ट है वो तो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और दूसरा जो है बिल्कुल ही लैग करता है। सिमिलरली हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं। तो इसी तरीके से 8th 5 ईयर प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स जो हैं डिज़ाइन किए गए थे। अब जो हमने कुछ अपने जो टारगेट प्लान्स उनकी बात की थी, उसमें से एक है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 5th 5 ईयर प्लान में जो है इनिशिएट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसे इनिशिएट कब किया गया, तो ये 5th 5 ईयर प्लान में जो है इसे इनिशिएट किया गया था। ठीक है, ये 15 डिस्ट्रिक्ट जो थी उस वक्त की, जो उत्तर प्रदेश की हिली डिस्ट्रिक्ट होती थी। अब उत्तर प्रदेश में पहले उत्तराखंड भी था, ये हम सबको पता है, वो जो कि बाइफर्केट होके 2 स्टेट बन गए। उत्तर प्रदेश जो हिली रीजन्स थे वो क्या बन गए, हमारे उत्तराखंड बन गए थे। बट ये 5th 5 ईयर प्लान की बात है कि जब तक ये स्टेट्स हमारे बाइफर्केट नहीं हुए थे, तो उसमें जो 15 डिस्ट्रिक्ट थी हिली यूपी, प्रेजेंटली यूके, उनको कंप्राइज किया गया। फिर इसमें असम के मिकिर हिल और जो नॉर्थ काचर हिल्स हैं उनको शामिल किया गया। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल की, उसको, और फिर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इन सब डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया, विच इज़ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद एक नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया थी 1981 में। अब इस कमेटी का ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट वाज इन 1981। नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो सारे हिल एरियाज है कंट्री के जिनकी हाइट 600 मीटर से अबव होगी और वो किसी भी ट्राइबल सब प्लान में पार्ट नहीं होंगे, तो उनको बैकवर्ड हिल एरिया की तरह ट्रीट किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम था वो उन एरियाज को भी जो है टारगेट करेगा। अब ये जो हमारा प्रोग्राम था, इसके और क्या एम थे, अगर इसके मेन एम की बात करें तो जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज थे हिल्स के, तो उनको हार्नेस किया जा सके, अपने ही तरीके से उनको यूज़ किया जा सके थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो, हम प्लेन्स के अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें और अगर हम हिली एरियाज़ का बात करें तो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, कहीं कहीं प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है, हॉर्टिकल्चर वहाँ ज़्यादा फेमस होता है। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री और स्मॉल स्केल और विलेज इंडस्ट्री, ये जो है उनके जो प्रोग्राम थे, जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज थे, उनको जो है टारगेट करता था कि उनको प्रॉपरली हार्नेस किया जा सके। उसके बाद एक और प्रोग्राम था हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि 4th 5 ईयर प्लान में जो है इनिशिएट किया गया था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इनका मेन होता है, ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना उन लोगों को जहाँ की ड्रॉट प्रोन एरिया, यानी कि जो सूखा पड़ जाता था वहाँ था, और उनके लिए प्रोडक्टिव असेट की भाई उनके काम आ सके, इस तरीके के प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएट करना कि उसको यूटिलाइज कर सके। मेजरली एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव असेट, ये इस प्रोग्राम का जो है ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम में कुछ जो एम्फेसिस थी वो इस तरीके की, जो लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन होता है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया। बट धीरे धीरे ये ज़्यादा एम्फेसाइज इसने किया था इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफोरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, सर्विसेज इस तरीके से करता है, वो सब पे ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि जब इस प्रोग्राम को जब रिव्यू किया गया तो ऑब्जर्व किया गया कि इट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू डेवलपमेंट, कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर और जो उसके अलाइड सेक्टर्स थे उन्हीं के डेवलपमेंट तक ज़्यादा कन्फाइंड था, जिसका मेजर एम था रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि वो जो एंड थ्रू एफोरेस्टेशन। तो इसका ये जो मेजर जब रिव्यू हुआ तो पता चला कि लार्जली यही जो हमारी चीज़ें थी, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, इन्हीं तक जो है कन्फाइन रह गया था। अब आगे चलते हैं। प्लानिंग कमीशन जो थी इंडिया में 1967 में, उसने कुछ 67 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए थे ऑफ कंट्री जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज थे हमारे। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन कमीशन, अब इसका ना ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ 1972 की जो इरिगेशन कमीशन थी, इट इंट्रोड्यूस द क्राइटेरियन ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया, और उसने डिमार्केट किया था उन्हें ड्रॉट प्रोन एरियाज की तरफ। तो इसमें से बस आपको जो है इरिगेशन जो कमीशन है उसका ईयर याद रख लेना कि 1972 में जो है वो थी, और उसका जो क्राइटेरिया था वो था 30% इरिगेटेड एरिया, और उनको फिर ड्रॉट प्रोन एरियाज की तरह डिमार्केट किया था। ठीक है, उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरियाज के जो बात की कि कौन कौन से एरिया जो है वो इंडिया में ड्रॉट प्रोन है, वो है सेमी एरिड, जो राजस्थान के थोड़े से सूखे एरियाज हमारे, गुजरात में कुछ हमारे जो वेस्टर्न एमपी में है, महाराष्ट्र का जो है हमारा मराठवाड़ा रीजन जो आता है वो ड्रॉट प्रोन एरियाज में आता है।
रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो कुछ रीजन है जो इंडिया में ड्रॉट प्रोन है। अब यहाँ पे ना आगे चल के हमें एक केस स्टडी दी गई है विच इज़ अबाउट द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये हुआ कहाँ है, भरमौर रीजन में। अब इसमें से हम सिर्फ सिंस ये केस स्टडी है तो हम इसके पास कुछ फैक्ट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भरमौर जो हमारा ट्राइबल एरिया है वो है कहाँ पे, वो भरमौर और जो होली तहसील है कौन से, चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की। तो ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। ये एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है। तो अगर भरमौर पूछ लिया जाए व्हाट इज भरमौर, ये एक ट्राइबल एरिया है 1975 से। यहाँ मेजरली जो है हमारे गड्डी ट्राइब्स जो हैं वो रहते हैं। ये गड्डी जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो मेजरली इस रीजन को इनहेबिट करती है, यहाँ पे जो है रहती है। ये ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं और एक जो ये डायलेक्ट जो बोली बोलते हैं विच इज़ गडियाली। तो गडियाली डायलेक्ट जो है वो ये बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है आई हैव रिटन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न यहाँ पे जो है ये जो हमारा जिसके हम केस स्टडी कर रहे हैं भरमौर रीजन, इसकी जो है लोकेशन दी हुई है, इसके अराउंड कौन से हिल्स हैं, कौन से रिवर हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी अगर पेपर हमारा जो है टफ आना हो तो ऐसी चीज़ हमसे पूछ ली जाती है, और यूजुअली लगता है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी से नहीं आया है। तो ये रीजन जो है पॉपुलरली से होमलैंड ऑफ गड्डीज, क्योंकि अभी हमने बात की गड्डीज ट्राइब रहती है। लॉफ्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे चारों तरफ माउंटेन्स हैं, जैसे कि पीर पंजल जो है नॉर्थ में लाई करता है और धौलाधर जो है साउथ में लाई करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट में जो है एक्सटेंशन ऑफ धौलाधर, चलो साउथ से अगर आपको याद रहेगा तो उसके एक्सटेंशन जो है धौलाधर रेंजेस के वो वहाँ पर लाई करते हैं। एंड जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ धौलाधर कन्वर्जेस विद दी पीर पंजल नियर रोहतांग पास। जो रावी रिवर है हमारी और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे बुढ़िल और टुंडाहेन वो जो है इस टेरिटरी को ड्रेन करती हैं। उसके अलावा थ्री रिवर्स जो हैं, दीज रिवर्स जो हैं ये इस रीजन को डिवाइड करती हैं 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन में, जैसे होली, खनी, कुगटी एंड टुंदा। ठीक है, तो इसमें से हमें जो 2 रेंजेस निकल के आई वो कौन सी हैं हमारी, पीर पंजल एंड धौलाधर। आप बस इतना याद रख लेना कि कौन कौन सी रेंजेस हैं इसमें। तो पीर पंजल और धौलाधर हैं। और रिवर की बात आए तो रिवर है हमारी रावी रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है बुधिल एंड तंदाहेन। और ये जो रिवर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, होली, खनी, कुंगटी एंड टुंडा। और यहाँ पे जो है ना हार्श जो है वेदर कंडीशन होते हैं, यूजुअली वो क्या होती है, फ्रीजिंग कंडीशन होती है, एकदम जमा देने वाली ठंड जैसे। अब जो भरमौर का ट्राइबल रीजन था इसका हार्श क्लाइमेट होता है, लो रिसोर्स बेस है यहाँ पे और फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, एकदम होते हैं ना प्रॉपर पहाड़ी एरिया जहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस तरीके से बर्फ़ पड़ गई कुछ दिन तो सब कुछ बंद हो गया। तो इस तरीके के रीजन में ये जो है लाई करता है। इनफैक्ट 2001, हालांकि अब तो हमारा 2011 का सेंसस भी आ गया, पर 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 2046 थी। यानी कि आपको जो 20% मिलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में, जो काफ़ी कम है। अब चलते हैं आगे। जो गड्डीज हैं, जो ट्राइब यहाँ पर रहता है, दे हैव एक्सपीरियंस जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन। ऑफ कोर्स जब हम बात करें कि इतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा। तो बेसिकली वो लोग पॉलिटिकल आइसोलेशन में भी हैं कि नहीं हुआ होगा, और जो है सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन में भी। और जो इकोनॉमी है यहाँ की वो लार्जली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है या फिर अलाइड एक्टिविटीज़। यूजुअली हम देखते हैं कुछ ट्राइब्स जो इधर रहते हैं दे प्रैक्टिस दिस कि उनके जो अपना कैटल होता है, शीप, गोट रियरिंग, इस सब में जो है वो अलाइड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर भी जो हमारे एसटीज होते हैं उनमें भी इन्हें काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 5th 5-year प्लान था, ये ट्राइबल सब प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 में। तो इससे जो हमारा भरमौर रीजन था उससे इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें ये थी कि कौन से हमारे 2 रेंजेस हैं, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, कहाँ पर ये जो है हमारा लाई करता है। अब चलते हैं आगे।
ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे ITDP की, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी हम बात करें, जिसकी पूरी हमने केस स्टडी की। तो उसका जो मेन एम है कि यहाँ पर ये भी है कि इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गड्डीज, जो यहाँ की ट्राइब है, जो कि एक ST है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको जो है इम्प्रूव किया जा सके, यहाँ पर उसकी भी बात होती है। तो ये जो एरिया का डेवलपमेंट प्लान था वो एम्ड एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गड्डीज, और उनका जो गैप है इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट उसको नैरो किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो ये जो हमारा प्लान था विच वॉज दी 5th 5-year प्लान, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी उसने दी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसकी जो अलाइड सर्विसेज हैं उन सबको पूरा किया जा सके, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी नीड्स को पूरा किया जा सके, जैसे स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे पोर्टेबल वाटर हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो, कम से कम ऐसा ना हो ना कि कुछ भी हुआ और वहाँ से जो है कम्युनिकेशन एकदम ब्रेक हो गया, मेजर जो है कम्युनिकेशन जो है वो हो। अब जो सोशल बेनिफिट्स की यहाँ पे आगे हमसे बात की जा रही है, सोशल बेनिफिट्स की धीरे धीरे क्या हुए, ये जो हमारा प्रोग्राम था इससे कौन कौन से सोशल बेनिफिट्स हुए। तो यहाँ पर था इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एंड डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, जो हमें देखने को मिले कि इलिटरेसी रेट बढ़ गया, जो सेक्स रेशियो था वो इम्प्रूव हो गया, और जो चाइल्ड मैरिजेस थे वो भी जो है डिक्लाइन होने लगे थे, बिकॉज यूजुअली इन एरियाज में प्रैक्टिस हो जाता था। फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो वो केवल 1.88% था 1971 में, जो कि 42% हो गया 2001 में, जिससे जेंडर इनइक्वालिटी भी जो कम हुई है। और जो कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस और अदर कैश क्रॉप्स है वो इस रीजन में जो है बढ़ गया है। तो गड्डीज स्टिल मोबाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, बिकॉज जैसे ही ठंड आती है तो बहुत से जो गड्डीज हैं वो यहाँ से कांगड़ा में जो है, कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये थी भरमौर की केस स्टडी। अब आगे चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। जब चैप्टर का बिगनिंग हुई थी तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने वहीं पे पढ़ ली थी कि डेवलपमेंट इस तरीके से कि जो हमारा प्रेजेंट है वहाँ की नीड हमारी पूरी हो रही है, प्लस वो जो रिसोर्सेज हैं हम उनको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये सारी चीज़ों का मतलब निकलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट पर इस तरीके से कि किसी जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको जो है हार्म ना पहुंचे, उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारा नेचर है वो एकदम ही ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि उसके क्लाइमेट चेंज के इतनी सारी जो हार्श रियलिटी है वो आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी भी बिन मौसम बरसात हो जाती है, ठंड हो जाती है, या फिर गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ जाती है। तो ये सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो आगे चल के हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि जो है हमारा सस्टेनेबल हो। जो प्रोसेस है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का, वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और जो इंस्टीट्यूशन, जो सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस बनाती है उन पे डिपेंड करता है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं पेस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ने जो हमारी पेस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन उस पर क्या इम्पैक्ट डाला, उसको इंक्रीज किया, उसको डिक्रीज किया। अब भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ऑफकोर्स हम ज़्यादा चीज़ों को हार्नेस कर पा रहे हैं, ज़्यादा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर पा रहे हैं। उसी तरीके से सर्टेन हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन भी बन गए हैं कि यूज़ भी हम ऐसे ना करें। फॉर एग्जांपल हमारी इतनी सारी क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, फिर हम कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नेचर से कुछ तरीके की, पहले देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती थी, अब धीरे धीरे किसी जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन बनने लगी हैं, मॉनिटर करता है WHO। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए हैं वो हमारी जो है वो इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट भी करते रहे उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट जो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और वो पॉजिटिव और इरिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी भी जो है इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि डेवलपमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। डेवलपमेंट पॉजिटिव है क्योंकि आप आगे की तरफ ही जाओगे, पीछे की तरफ आप नहीं जा सकते हो। हालांकि आगे की तरफ जाते जाते देयर आर सर्टेन साइड इफेक्ट्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन हार्म यू कैन डू, बट इट इज़ पॉजिटिव। एंड सेकेंड की इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है ये इकोनॉमी का, सोसाइटी का और इन्वायरमेंट का। अब जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का वो डायनामिक है और सबसे ज़्यादा ये सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में इवॉल्व करा है। कैसे? क्योंकि जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है हमारा एंड हुआ था, उस वक्त ना
डेवलपमेंट, अगर आपने वर्ड बोला डेवलपमेंट, उसका मतलब माना जाता था इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई आपकी कंट्री के पास कितना पैसा है, कितनी इकोनॉमी आपकी जो है ग्रो कर रही है। तो जो है जीएनपी जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसके टर्म्स में जो है माना जाता था, या जो पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ भी पॉवर्टी अच्छा खासा एग्जिस्ट करती थी। तो इससे क्या मतलब हुआ कि एक जगह तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है उसी कंट्री के एरिया में, अभी जैसे हमने इंडिया के एग्जांपल से समझा, लेकिन दूसरे एरिया जो लोग हैं उनके पास कुछ भी बेसिक चीज़ें भी नहीं है। तो इससे हमने ये समझा कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, जो वेल्थ है उसका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। इसी वजह से जो है डेवलपमेंट का जो मतलब था वो धीरे धीरे इकोनॉमिक टर्म से चेंज होने लगा। अब आगे चल के 1970s में रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी को धीरे धीरे डेवलपमेंट की डेफिनेशन में जो है इंक्लूड कर लिया गया। अब जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वालिटी के साथ जो होते थे, इट वॉज रियलाइज जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। अब धीरे धीरे यही रियलाइज किया गया था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उसे आप सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर तक नहीं रख सकते। अब सपोज करो एक कंट्री विच हैव इनफ मनी बट देयर इज नो एजुकेशन ओवर देयर, राइट। हम इस एग्जाम्पल को अगर कंसिडर कर लें कि बहुत 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 पैसा है बट देयर फ्यूचर जनरेशन इज अनएजुकेटेड, ठीक है। एजुकेशन वी नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो होगा तभी तो आप जाके इतनी सारी चीज़ें, डॉक्टर्स जाके नए मेडिसिन क्रिएट कर पाएंगे, जो भी डिजीज़ होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाएंगे, हर कोई। अब मान लो किसी कंट्री के पास बहुत पैसा है बट देयर जो पॉपुलेशन है इट इज़ अनएजुकेटेड, ठीक है, अभी फ्यूचर में, तो उसको आप डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो सिर्फ मनी के इकोनॉमिक टर्म्स में तो कर लिया, बट व्हाट अबाउट दी अदर थिंग्स, जो आने वाली फ्यूचर चीज़ें हैं, तो वो अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हर तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, लोगों के माइंड सेट का डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके वेल बींग का, उनकी हेल्थ का, उनके लिविंग स्टैंडर्ड का, देन यू कांट काउंट इट एज अ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसा डेवलपमेंट जहाँ इकोनॉमिकली तो आप ग्रो कर रहे हो, साथ साथ ही आपने जो है अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक तो आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ जो सारी चीज़ें, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर, आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपका जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बेसिकली आपकी एक इक्लिटेरियन सोसाइटी है, इक्वल जो है सोसाइटी है। पॉलिटिकल सिविल राइट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास पॉलिटिकल और सिविल राइट्स आपने सारे कर्ब कर लिए। तो ये सब चीज़ें जब आपके पास होंगी तब जो है एक डेवलप्ड नेशन, एक डेवलप्ड कंट्री जो है आपको माना जाएगा। और डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन लेटली जो है काफ़ी इवॉल्व हुई है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये टर्म निकला कैसे, देखो 1916 में जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे धीरे धीरे वो ना इन्वायरमेंटल जो इश्यूज थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हमारे से पहले हो चुका था, ठीक है, तो उसके जो इम्पैक्ट थे, अब ये जो हम सडन क्लाइमेट चेंज इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, इट इज़ नॉट एट ऑल सडन, काफ़ी टाइम से चलता हो रहा है, बहुत सारे कन्वेंशंस बने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ऐसे ही 1960s में जो वेस्ट वर्ल्ड था उसने रियलाइज़ करे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, और वो किस तरीके से कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसने किस तरीके से इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट करा है। उसी तरीके से एक पब्लिकेशन आया, द पॉपुलेशन बॉम्ब एंड द लिमिट्स इन ग्रोथ बाय मेडोज, जिन्होंने ये जो इशू थे उनको फर्दर रेज किया, ठीक है, और ऐसा कुछ भी बनाए कि आगे से अब जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से जो है ये रियलाइज़ हो गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है जस्ट अ मिनट, जो यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश्ड अ वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। ये उस वक्त नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे। अब इन्होंने ना एक रिपोर्ट निकाली थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिपोर्ट इसको बेसिकली माना ही जाता है कि इन्वायरमेंट पे आई थी, जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर। कब आई है? 1987। यहाँ से क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में नहीं भी आएगा तो आपका जो जनरल टेस्ट होता है ना वहाँ पे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्या था। और इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। डेवलपमेंट दैट, यही रिपोर्ट की डेफिनेशन कहती है कि डेवलपमेंट जो नीड्स ऑफ प्रेजेंट को मीट कर रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर के पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डिफाइंड इन दी ब्रंटलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987, जिसकी जो थीम थी इट वाज आवर कॉमन
फ्यूचर। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है सबको कंसिडर किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट विद रेफरेंस टू फ्यूचर। अब इसकी एक केस स्टडी जैसे हमारे भरमौर की दी गई थी, ऐसी ही एक केस स्टडी है विच इज़ अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान कैनाल के नाम से इसको पहले जाना जाता था, अब इंदिरा गांधी कैनाल वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इंडिया में। कंसीव किया था इसको कंवर सेन ने 1948 में और लॉन्च हुआ था ये 1958 में। तो कंसीव याद रखना, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, कौन से स्टेट में लाई करना है ये याद रखना है, 1958 में जो है लॉन्च किया गया था ये याद रखना है। ओरिजिनेट कहाँ करता है, हरीके बराज पंजाब में, और रन्स पैरेलल टू दी पाकिस्तान बॉर्डर इन थार डेजर्ट या मरुस्थल ऑफ राजस्थान। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। स्टेट, कब लॉन्च हुआ, किसने किया, ओरिजिनेट होता है हरीके बराज में इन, और कैसे रन करता है पैरेलली पाकिस्तान बॉर्डर के पास हरीके बराज में। ठीक है, उसके बाद कुछ मेजर्स दिए गए हैं फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला ये इससे जो ये चीज़ें थी हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मोर और लेस कवर कर ली हैं, उस इन पैराग्राफ्स में इतना ज़्यादा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहला जो हम अब इसकी बात करें मेजर्स फॉर प्रमोशन, पहला है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। कि ये जो कैनाल से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड बात की जा रही है कि जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका भाई ये सक्सेसफुल भी तो जब होगा जब कोई भी पॉलिसी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमसे बात करें कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है सॉरी, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जो है वाटर शेल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है ना हमारी राइस, जूट, शुगर केन। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है ऐसा नहीं है कि हम ये वाली क्रॉप्स की ये सिस्टम है तो हम ये वाली क्रॉप्स जो होती हैं जो ज़्यादा पानी रिक्वायर करती हैं वो ग्रो करने लगे, हमें वो नहीं करना है। उसके बाद एक है यहाँ पे जो है ना वर्ड इंपॉर्टेंट है विच इज़ वराबंदी सिस्टम, जिसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन कमांड एरिया ऑफ आउटलेट, और उसको इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आता है कि जो एरिया अफेक्टेड है वाटर लॉगिंग से और सॉइल सेलिनिटीज से उनको रिक्लेम करना चाहिए। उसके बाद जो इको डेवलपमेंट है, इको डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए एफोरेस्टेशन और शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है हमारी सोशल सस्टेनेबिलिटी, और वो किस तरीके से अचीव की जा सकती है। जो लैंड अलॉटीज हैं जिनका पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, प्रोवाइडेड उन्हें एडिकेट फाइनेंशियल दे और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दिया जा सके कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए। मान लो मेरे पास ज़मीन है लेकिन ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास किसी गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो व्हाट विल आई डू विद दिस लैंड, अल्टीमेटली आई विल हैव टू सेल इट, और मैं तो वहीं पे स्पेंड कर जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखने की, लैंड है तो उसको फाइनेंशियल और जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर अलाइड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी उनके साथ साथ डेवलप होना चाहिए। मतलब जो हमारे अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं उनको भी डेवलप होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक बेस होगा, बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएंगी तो वो जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा और फंक्शनल लिंकेजेस के जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें हेल्प करेगा। तो ये था इस चैप्टर में जहां हमने प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है लाइन बाय लाइन क्लियर हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी क्लियर हो गया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सेम यू कैन फॉलो द CUET टाइम्स टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स एंड इंस्टाग्राम पेज फॉर द रिलेटेबल मीम्स। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।